ग्रेजुएशन के बाद जो दो सबसे बड़े एग्जामिनेशन भारत के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं, जिनके द्वारा आप यूनिफॉर्म पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, वो है सीडीएस एग्जामिनेशन और दूसरी तरफ है सीएपीएफ एग्जामिनेशन। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट करता है और इसके द्वारा आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो। अब सीडीएस एग्जामिनेशन के द्वारा आप इन तीनों फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं हम बात करें पैरामिलिट्री सर्विसेज की। पैरामिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए भारत में जो सबसे बेहतरीन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है वो है सीएपीएफ एग्जाम, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसके द्वारा पैरामिलिट्री को ज्वाइन करते हैं एक असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर। अब कई बार कई एस्पिरेंट को कंफ्यूजन होता है कि उन्हें अपने करियर के तौर पर क्या चूज करना चाहिए, उन्हें सीडीएस एग्जामिनेशन की तरफ रुख करना चाहिए या फिर उन्हें एक असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर पैरामिलिट्री के अंदर अपनी सेवाएं देनी चाहिए। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी। मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले और आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि आपको सीडीएस एग्जामिनेशन देनी चाहिए, सीएपीएफ एग्जाम देनी चाहिए। देखिए, अगर मैं दोनों एग्जाम को कंपेयर करूं तो कंपैरिजन करना शायद सही नहीं होगा। हम किसी एक एग्जाम के बारे में बात करें तो वहां पर कुछ ज्यादा बेनिफिट है, दूसरे एग्जाम में कुछ और बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। बट हम दोनों ही एग्जामिनेशन को कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा एग्जामिनेशन सही है। बट इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों एग्जामिनेशन के द्वारा आप सर्व करते हैं भारत माता की सेवा के लिए। एक तरफ आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सर्व करते हैं, एक तरफ आप इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट के तौर पर सर्व करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इन दोनों एग्जामिनेशन के द्वारा आप अपने देश की सेवा करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि इट्स नॉट ए कंपैरिजन। कई बार क्या होता है कि आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा एग्जामिनेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये उसी तरीके से वीडियो बनाया गया ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएपीएफ एग्जाम के बारे में। देखिए, सीएपीएफ एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन यूपीएससी साल में एक बार कंडक्ट करता है और इसके द्वारा भारत के अंदर हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आप उसे असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट जो कि भारत के अंदर ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। समझिएगा, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी पोस्ट है। और कई बार मैंने देखा कि एस्पिरेंट इस एग्जाम को इग्नोर करते हैं। वो सीडीएस की तैयारी तो करते हैं बट वो कभी भी सीएपीएफ की तैयारी नहीं करते हैं। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन आपको बहुत ही सुनहरा मौका देता है। आप इसके लेवल को समझिएगा। एक बार असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद आपका जो लेवल है वो एक इंडियन आर्मी के अंदर कैप्टन के बराबर होता है। और इंडियन पुलिस सर्विसेज के बारे में अगर मैं बात करूं या पुलिस सेवा के बारे में बात करूं तो आपका लेवल एक डीएसपी के बराबर होता है। ये पोस्ट इतनी इक्विवेलेंट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या होता है। जी हाँ, इस एग्जाम का लेवल सीडीएस से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, इस एग्जाम का लेवल सीडीएस से ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको समझना पड़ेगा। पैरामिलिट्री होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो यहां पर सैलरी के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। सीडीएस के बाद जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते तो वो सारी चीजें डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वहां पर सैलरी थोड़ी ज्यादा देखने को आपको मिल सकती है। यहां पर सैलरी थोड़ी बहुत वेरिएशन करती है, थोड़ी बहुत सैलरी वेरी करेगी और ये चीज आपको आगे समझ में भी आती है कि हाँ, सैलरी थोड़ी बहुत यहां पर वेरी कर रही है। बट याद रखिएगा, भले सैलरी यहां पर वेरी करती है बट यहां पर सर्विस का जो टेन्योर है, आपका जो कार्यकाल है कि आप कितने टाइम तक सर्विस में रहेंगे, वो इंडियन आर्म फोर्सेस से ज्यादा है। ये समझिएगा, इंडियन आर्म फोर्सेस से ज्यादा समय तक आप पैरामिलिट्री के अंदर सर्व करते हैं। अब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एग्जामिनेशन है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को एज एन असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर ज्वाइन करने के लिए कंडक्ट की जाती है। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हम बात करें तो मेजरली यहां पर 5 फोर्सेस है: एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ। इन सब में आप देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन को जब कंडक्ट किया जाता है तो इसके प्रमुख रूप से 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण कौन से? ऑब्वियसली पहला चरण आपका रिटन एग्जामिनेशन का होता है, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का होता है। जी हाँ, रिटर्न के बाद जो भी एस्पिरेंट रिटर्न को क्वालिफाई कर जाते हैं उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं और मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इन सारों चीजों के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और उसके बाद यह तय किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस फोर्सेस को ज्वाइन करेगा। हालांकि देखिए, क्लियर सी बात है कि आप अपना प्रेफरेंस भी भरते हैं बट आपके प्रेफरेंस भरने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके नंबर काफी अच्छे हैं तब आपको जाकर नॉर्मली सीआईएसएफ का जो रैंकिंग जाती है, सीआईएसएफ का जो कट ऑफ जाता है वो नॉर्मली काफी हाई होता है। तो देखिए, वो डिपेंड करेगा कि आपके कितने नंबर आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, रिटन एग्जाम के बारे में बात की जाए तो सीएपीएफ का रिटन एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और ये एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है। ये सीडीएस की तरह साल में 2 बार नहीं होता, साल में केवल एक बार आपको मौका मिलता है। और इसमें भी
एग्जामिनेशन 1 डे होगा। हालांकि इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर के बारे में बात की जाए तो वो होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर। इस पेपर के अंदर आपको नॉर्मल जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल आपको सीडीएस के अंदर भी देखने को मिलेंगे, जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह के सवाल यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। और इस पेपर की जो मार्किंग है, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं वो है 250 नंबर। इसके बाद जो दूसरा पेपर है वो एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या बनता है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ये पेपर होता है एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जो कि 200 नंबर का है। यहां पर आपकी रिटर्न या लिखने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी आंसर राइटिंग कितनी अच्छी, ये यहां पर देखा जाएगा, बिकॉज इस पेपर को आपको लिखना पड़ता है। और यही वो पॉइंट होता है जहां पर कई सारे एस्पिरेंट मात खा जाते हैं। एस्पिरेंट क्या करते हैं कि वो पहले पेपर की तैयारी तो जम के करते हैं, बट दूसरे पेपर के अंदर वो मात खा जाते हैं। और यही एक रीजन है कि जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो ज्यादातर तरीके से आप देखेंगे कि वो असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर भी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं। वाई? बिकॉज उनके रिटर्न या लिखने का तरीका काफी अच्छा होता है, उनकी रिटर्न की प्रैक्टिस काफी अच्छी होती है, उनकी आंसर राइटिंग काफी अच्छी होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका टारगेट सीएपीएफ एग्जामिनेशन है तो आपको अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आने वाले वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि पेपर 2 को आपको कैसे एज करना है, पेपर 2 के अंदर आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करना है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जितने भी एस्पिरेंट रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है। जी हाँ, यहाँ पर सीडीएस की तरह चीजें नहीं होती है कि आपका 5 दिनों का एसएसबी होगा, बट यहाँ पर एक डिफिकल्ट फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। मैं डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूं? हालांकि देखिए सबके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट ऐसा कोई व्यक्ति जिसका फिजिकल लेवल बहुत ही डाउन है उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। चाहे मैं सीडीएस के बारे में बात करूं, चाहे मैं सीएपीएफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं, दोनों ही फोर्सेस को मैन एंड वुमेन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि सीडीएस के एग्जाम जब आप देते हैं तो आप सीडीएस के द्वारा केवल ओटीए ज्वाइन कर सकते हैं, दैट मींस आप केवल इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए थोड़े से फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली जाए। देखिए फिजिकल क्राइटेरिया मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। अगर मैं मेल्स के बारे में बात करूं तो मेल्स को 100 मीटर रेस के लिए 16 सेकंड मिलते हैं, मतलब 16 सेकंड के अंदर आपको 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा। वहीं फीमेल्स के बारे में बात की जाए तो फीमेल्स को 18 सेकंड दिए जाएंगे, मेल से 2 सेकंड ज्यादा। हालांकि 2 सेकंड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से आपको 800 मीटर दौड़ना होगा। मेल्स के लिए 800 मीटर के लिए जो टाइम अलॉट किया जाता है वो नॉर्मली होता है 3 मिनट 45 सेकंड। जी हाँ, 3 मिनट 45 सेकंड आपको दिए जाते हैं। वही अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करें तो फीमेल्स को 1 मिनट यहां पर ज्यादा दिया जाएगा। फीमेल्स के लिए टाइम होता है 4 मिनट 45 सेकंड। इसके बाद हम बात करें लॉन्ग जंप की। देखिए लॉन्ग जंप को लेकर 2 से 3 चीजें आपको याद रखनी है। एस्पिरेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, उनको लगता है कि लॉन्ग जंप तो मैं फिजिकल ग्राउंड के अंदर ही जाके करूंगा, मुझे अभी से लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन होता है फिजिकल टेस्ट के अंदर वो लॉन्ग जंप के अंदर होता है। बच्चा 100 मीटर दौड़ लेता है, बच्चा 800 मीटर भी दौड़ लेता है, बट वो लॉन्ग जंप नहीं कर पाता। लॉन्ग जंप करने की एक टेक्निक होती है। आप जब लॉन्ग जंप करते हैं तो आप आपके हाथ पीछे नहीं रख सकते गिरने के बाद, और कई बार यही गलती सबसे ज्यादा होती है। तो इस चीज को याद रखना है आपको कि आपके आसपास अगर कोई ग्राउंड है या कुछ चीज अवेलेबल है तो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए मैं चीज कर रहा हूं। अब लॉन्ग जंप के लिए ऑब्वियसली आप दोनों को 3-3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। बॉयज को 3.5 मीटर का जंप करना पड़ेगा और गर्ल्स के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस उनको कवर करनी पड़ती है वो 3.0 मीटर या 3 मीटर यहां पर होती है। इसके बाद शॉर्ट पुट के बारे में बात करें जिसे गोला फेंक कहा जाता है, तो ये गोला फेंक जो है ये केवल बॉयज के लिए, केवल मेल्स के लिए। यहां पर गोले का जो वेट होता है वो लगभग 7.5 किलो होता है, 7.26 केजी यहां पर लिखा हुआ है। और आपको कितनी दूरी तक गोला फेंकना होता है वो 4.5 मीटर होता है। अब देखिए गोला फेंकने का भी एक तरीका होता है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि फिजिकल से पहले आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस यहां पर कर लें। फिजिकल के बाद जितने भी एस्पिरेंट फिजिकल टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उन्हें मेडिकल्स के लिए भेजा जाता है और मेडिकल्स के बाद उनका इंटरव्यू होता है। अब देखिए यहां पर एक चीज है, असिस्टेंट कमांडेंट का या सीएपीएफ का जो इंटरव्यू है वो यहां पर इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आप सब जानते हैं सीडीएस एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको एसएसबी देना होगा। एसएसबी मतलब दुनिया का एक टफेस्ट इंटरव्यू से कहा जाता है, बट सीएपीएफ के अंदर आपको इतना डिफिकल्ट इंटरव्यू नहीं होता है। ये इंटरव्यू 150 मार्क का होता है और आप आसानी से इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं अगर आप समझदार हैं। तो देखिए ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन चीजें डिपेंड करती है। इंटरव्यू के बाद आपके रिटर्न मार्क्स के आधार पे और इंटरव्यू के आधार पे एक मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे पैरामिलिट्री को ज्वाइन करते हैं। अब देखिए जब आप पैरामिलिट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एक यूनिफॉर्म जॉब है और यूनिफॉर्म जॉब के अंदर आपका फिजिकल क्राइटेरिया काफी हाई होता है। आपको समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति यूनिफॉर्म जॉब को जॉब हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए यहां पर भी हाइट का क्राइटेरिया होता है। अब एग्जाम्पल की बात की जाए, बॉयज के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, गर्ल्स के लिए अगर हम हाइट की बात करें तो वो 157 सेंटीमीटर है। इसी के अलावा आपको वेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। गर्ल्स के लिए जो मिनिमम वेट है इस हाइट के लिए वो 46
केजी होना चाहिए। और बॉयज के लिए जो वेट है वो लगभग लगभग आप देखेंगे तो 50 केजी के आसपास आपका वेट होना चाहिए। बट देखिए वेट वरी कर जाता है, कई बार ये चीजें होती है कि एस्पिरेंट्स का वेट ज्यादा है या एस्पिरेंट्स का जो वेट है वो काफी कम है, उसके लिए समय दिया जाएगा और आप अपने वेट को यहाँ पर सही तरीके से घटाया बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि फिजिकली आपको काफी स्ट्रांग यहाँ पर होना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर हम असिस्टेंट कमांडेंट जब बन जाएंगे उसके बाद हम किस रैंक तक जा सकते हैं, प्रमोशन के क्या क्या चांसेस होते हैं। देखिए पहले प्रमोशन की बात की जाए तो पहला प्रमोशन लगभग आप देखेंगे तो 6 से 7 साल के बीच में हो जाता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कई बार डिपेंड करता है, कई बार फोर्सेस टू फोर्सेस भी ये चीज डिपेंड करती है। और सीएपीएफ के अंदर जब आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो आप अपने करियर में डायरेक्टर जनरल के पद तक जा सकते हैं। बट देखिए सीधी सी बात है, हर व्यक्ति यहां तक नहीं जा सकता, उसके लिए आपके अंदर एक अलग ही काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर वो कहते हैं ना कि वो आग हमेशा जलनी चाहिए कि आप अपने हर काम को परफेक्टली यहां पर करें। इसके बाद आप देखिएगा यहां पर मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन किया, हालांकि देखो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बट कई बार होता है कि हमें पता लग जाए कि असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर जब हम पैरामिलिट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी रैंक किसके इक्विवेलेंट होती है। अगर रैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो रैंक है वो इंडियन आर्मी के कैप्टन के इक्विवेलेंट होती है। वहीं हम बात करें इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट ये रैंक होती है। और इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट आपकी रैंक होती है। जी हाँ, और अगर मैं इंडियन पुलिस सर्विसेज के बारे में बात करूं या मैं पुलिस के बारे में बात करूं तो डीएसपी के बराबर आपकी रैंक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। ट्रेनिंग के बारे में हम बात करें, सबसे पहले हम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रेनिंग हर फोर्सेस की अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए बीएसएफ की जो ट्रेनिंग है वो टेकानपुरा के अंदर होती है और टेकानपुरा ग्वालियर के पास है। आपकी ट्रेनिंग काफी कड़ी होती है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। पैरामिलिट्री के अंदर कई बार आपका दुश्मन से डायरेक्टली इंगेजमेंट होता है तो आपको आर्म्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग्स के साथ साथ आपको एकेडमिक नॉलेज भी दिया जाता है, कैसे इंटेलिजेंस गैदर करना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, एनिमी को कैसे किस तरीके से एनिमी को हटाना है, किस तरीके से एनिमी को मैनिपुलेट करना है, सारी चीजें आपको इन ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाती है। ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 1 साल से 1.5 साल के लगभग होता है, बट नॉर्मली 1 साल तक जाता है। अब ट्रेनिंग के अंदर आप देखिएगा कि चाहे आप महिला है या पुरुष है, आपको कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। बिलीव मी, बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है। और कई बार ये कहा जाता है कि बीएसएफ के लिए, अगर मैं स्पेसिफिकली बीएसएफ के बारे में बात करूं, बीएसएफ की ट्रेनिंग कई बार आर्मी से भी ज्यादा टफ होती है। ये समझना पड़ेगा आपको, बिकॉज बीएसएफ बहुत बड़े हिस्से के ऊपर ध्यान देती, भारत की सिक्योरिटी के लिए वो जिम्मेदार है। इसलिए आप देखेंगे कि ट्रेनिंग आपकी काफी डिफिकल्ट हो रही है। बट ऑब्वियसली चीज है, देखिए आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट में आपकी अच्छी फिजिक के साथ साथ आपका अच्छा मेंटल स्ट्रेंथ का होना भी जरूरी है। इसलिए यहां पर आपके केवल फिजिकल नहीं, आपके एकेडमिक नॉलेज के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जाता है। अब देखिए जॉब प्रोफाइल के बारे में जब हम बात करें तो जॉब प्रोफाइल हर फोर्सेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जांपल की हम बात करें सीआईएसएफ के बारे में, सीआई फोर्स, अब सीआईएसएफ का मेजरली काम होता है पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी करना, तो वहां पर आपकी जॉब प्रोफाइल काफी अलग होगी। अगर हम बात करें बीएसएफ के बारे में, दैट मींस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बात करें, वहां पर आपको पेट्रोलिंग करना पड़ेगी, कई बार आपका दुश्मन के साथ एंगेजमेंट भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सीएपीएफ की जो जॉब प्रोफाइल है वो एक्जैक्टली कोई फिक्स प्रोफाइल नहीं है। एक अधिकारी के तौर पर आपको अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग काम करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस परिस्थिति का सामना किस तरीके से करते हैं। और ये चीज अभी से आप अपने दिमाग के अंदर लेकर मत जाइएगा कि मैं जब इसके अंदर जाऊंगा तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, या जी मैं जब सीआईएसएफ के अंदर जाऊंगा तो मुझे यही करना पड़ेगा। नहीं, अभी इतनी चीजें दिमाग के अंदर मत लीजिए। आप देश सेवा के लिए जा रहे हैं तो आप अपने माइंड में ये रखिएगा कि आपको अगर कोई भी काम दिया जा रहा है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा प्रमोशंस किस तरीके से डिसाइड होंगे, जब आप अपने करियर में आप अपनी ग्रोथ करते हैं, आपके अंदर वो बात होगी, तब जाकर आप उस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो अभी से इस चीज के बारे में नहीं सोचना है। अब सीएपीएफ एग्जामिनेशन के बाद हम बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम के बारे में, विच इज सीडीएस एग्जामिनेशन। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे एस्पिरेंट सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सीडीएस साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, और सीडीएस के द्वारा आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, इस एग्जाम के द्वारा गर्ल्स केवल इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन कर सकती है, वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा, बिकॉज आप केवल ओटीए दे सकते हैं, ओटीए के अंदर आप जा सकते हैं। तो एक चीज यहां पर होती है, जबकि अगर आप सीएपीएफ का एग्जाम गर्ल्स देती हैं तो वो प्रॉपरली अपनी सर्विस को कंप्लीट कर सकती हैं, और सर्विस का जो टेन्योर है वो ध्यान रखिएगा सीडीएस से ज्यादा आपको सीएपीएफ के अंदर मिलता है। सीडीएस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए पैटर्न से पहले हम लोग 2-3 चीजें जान लेते हैं
सीडीएस एग्जामिनेशन के द्वारा आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं और आपकी जो ट्रेनिंग्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स के अंदर होती है। ट्रेनिंग का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर लगभग 1 साल के बराबर होता है और आप डिफरेंट डिफरेंट अकेडमीज को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने वाले लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। नेवी के लिए आप इंडियन नेवल एकेडमी जो कि एजिमला केरला के अंदर है, आप उसे ज्वाइन करते हैं। इसके बाद अगर आप एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। वहीं पर जो गर्ल्स हैं और बॉयज भी शॉर्ट सर्विस के लिए जा सकते हैं, आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जिसे ओटीए के नाम से जाना जाता है, आप सभी ओटीए को ज्वाइन करते हैं। अब देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की जाए तो मेजरली आप देखेंगे कि ओटीए जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, याद रखिएगा ओटीए में गर्ल्स जा सकती हैं और बॉयज भी जा सकते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ही होता है कि सर अगर मैं सीडीएस का एग्जाम दूंगा और तो क्या मैं ओटीए ज्वाइन कर सकता हूं, मैं एक लड़का हूं, क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि ओटीए को केवल गर्ल्स ज्वाइन करती नहीं, ऐसा नहीं है, बॉयज भी ओटीए को ज्वाइन करते हैं। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ओटीए को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मेजरली अगर जो भी पर्सन ओटीए ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें केवल 2 पेपर देने पड़ते हैं। पहला है आपका इंग्लिश का, दूसरा आपका होता है जनरल नॉलेज का। बट जो व्यक्ति इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें मैथमेटिक्स का पेपर भी देना पड़ता है। जी हाँ, ये कंपलसेशन है। अब नंबर्स के बारे में बात कर ली जाए उससे पहले हम चीज देखिएगा। देखिए अगर ओटी आप देना चाहते हैं आपको इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का पेपर देना होगा। दोनों पेपर्स के अंदर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन होते हैं और हर पेपर का वेटेज यहां पर 100 नंबर का होता है। इस तरीके से ये पेपर टोटली 200 नंबर का होता है और 200 नंबर से ही आपका कह सकते हैं कि भविष्य डिसाइड होता है कि आप कट ऑफ निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। इसके अलावा हम अगर अदर एकेडमीज की बात करें तो वहां पर आपका मैथमेटिक्स का पेपर भी होता है। मैथमेटिक्स के पेपर में यहां पर आप देखेंगे 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो भी व्यक्ति यहां पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए टोटल मार्किंग 300 नंबर होती है और 300 नंबर में से कट ऑफ यहां पर निकलता है। अब देखिए ये चीजें तो हम लोगों ने देख ली। अब एसएसबी भी यहां पर आपको देना पड़ेगा। यहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सीडीएस के बाद आप जब रिटन एग्जामिनेशन देते हैं उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। अब देखिए यहां पर रिटर्न ईजी है। सीएपीएफ में रिटर्न डिफिकल्ट था, यहां पर रिटर्न थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आप रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी के लिए जाते हैं जो कि 5 दिनों का प्रोसेस है। और एसएसबी के अंदर अगर मैं क्वालिफाइंग रेट के बारे में बात करूं या सिलेक्शन रेट के बारे में बात करूं तो वो बहुत कम होता है। 80 to 90% बच्चे पहले दिन स्क्रीन आउट हो जाते हैं। एसएसबी के बाद आपका मेडिकल्स होता है, मेडिकल्स भी यहाँ पर डिफिकल्ट है। इंडियन आर्म फोर्सेस का जो स्टैंडर्ड है वो सीएपीएफ से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर मेडिकल आपका बहुत डिफिकल्ट होता है। और मेडिकल के बाद जो भी एस्पिरेंट मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज को ज्वाइन करते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर होता है सीडीएस एग्जामिनेशन का। अब देखिए ये चीजें तो हम लोगों ने देख ली कि सीडीएस एग्जामिनेशन क्या है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब आते हैं हम अपने सबसे बड़े सवाल के ऊपर कि सर दोनों में से हमें किस फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए और दोनों फोर्सेस में से ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए क्या है, हम किस फोर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा करियर ज्यादा आगे बढ़ेगा। देखिए सच अगर हम कंपैरिजन के बारे में बात करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर भी मैं दोनों फोर्सेस के बारे में कुछ डिफरेंसेस आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में, बिकॉज ये सवाल कई सारे एस्पिरेंट के माइंड में होता है। देखिए जब आप बात करते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन की तो यहां पर आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, ना तो रिटन एग्जामिनेशन के अंदर दिया जाएगा ना ही एज के अंदर कोई रिजर्वेशन दिया जाता है। एज क्राइटेरिया में भी आपको कोई रिलैक्सेशन यहां पर नहीं मिलता है। वहीं अगर हम बात करें सीएपीएफ एग्जामिनेशन की तो यहां पर रिजर्वेशन अवेलेबल है। नॉर्मली सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए आपकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए, बट अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है। आप सीडीएस के अंदर देखिएगा, सीडीएस के लिए आप जो मैक्सिमम एज के तक सीडीएस दे सकते हैं वो 25 साल होती है, वो भी केवल ओटीए के लिए। बट यहां पर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। दूसरी बात की हम बात करें तो देखिए सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। मैं क्लियरली आपसे बता रहा हूं, अगर कंपैरिजन सीएपीएफ एग्जाम से करें तो बहुत प्रिपेयर आपको नहीं करना पड़ेगा। बट सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर एक चीज है कि सीडीएस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी देना पड़ता है और यहां पर एसएसबी काफी डिफिकल्ट होता है। दैट मींस यहां पर रिजेक्शन का रेट काफी ज्यादा है। वहीं हम सीएपीएफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, सीएपीएफ का रिटर्न काफी टफ है। वाई? बिकॉज यहां पर आपकी आंसर राइटिंग भी मैटर करती है। आपको केवल एक पेपर नहीं देना है, आपको पेपर 2 भी देना है जिसमें आंसर राइटिंग आपकी काफी मैटर करती है।
तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए रिटर्न पार्ट के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, बट फिजिकल पार्ट में आपको इतनी, या इंटरव्यू पार्ट के अंदर आपको इतनी मेहनत नहीं कर रही है। यहाँ पर एसएसबी की तरफ 5 दिन का इंटरव्यू आपका नहीं कंडक्ट किया जाता है। हालांकि देखिए इंटरव्यू कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इंटरव्यू को टैकल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर प्रमोशंस के बारे में, तो देखिए क्लियरली अगर मैं आपसे कहूं तो सीएपीएफ के अंदर प्रमोशंस के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी ज्यादा आपको प्रेफरेबल लगेगी। जब आप फोर्सेस के अंदर जाते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। और दोनों ही फोर्सेस के अंदर गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, बट सीएपीएफ के द्वारा गर्ल्स डिफरेंट फोर्सेस के अंदर भी जा सकती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की काफी जरूरत है। अब कई बार एस्पिरेंट ये कहते हैं कि नहीं सर, इंडियन आर्मी के अंदर ही हमें जाना है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ही हमें जाना है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि नहीं आपको इन तीनों ट्रायल सर्विसेज में से किसी एक को ज्वाइन करना है, तो आपको सीडीएस एग्जाम देना चाहिए। बट आप ये चाहते हैं कि नहीं सर, मुझे इंडियन आर्मी के अलावा मैं पैरामिलिट्री के बारे में भी सोचता हूं, जहां पर मेरी रैंक शुरुआत में एक डीएसपी के बराबर है और इंडियन आर्मी के कैप्टन के बराबर है, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। देखिए हालांकि अगर मैं पर्क्स के बारे में बात करूं या फैसिलिटीज के बारे में बात करूं, तो फैसिलिटीज दोनों ही फोर्सेस के अंदर आपको मिलती है। दोनों ही फोर्सेस में आपको डिफरेंट प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं। बट हाँ, अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, तो ऑब्वियसली जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, यहां पर आपका सैलरी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सीएपीएफ। यहां पर सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, आप चाहे सीएपीएफ के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट बने या आप सीडीएस एग्जामिनेशन देने के बाद लेफ्टिनेंट बने, आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि आप अपने देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, और दोनों ही एग्जामिनेशन आपको भारत माता की सेवा करने का मौका देती है। चलिए, मैं ऐसी किसी वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।